बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 3.8 फ्रिक्शन। तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पॉइंट्स जो कि आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछे जा सकते हैं, वो आपको साथ साथ बेटे मार्क करवाते जाएंगे। अपनी बुक जल्दी से ओपन कर लें, अपने सामने रख लें। तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक बॉल या फुटबॉल को ज़मीन के ऊपर थ्रो करवाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर तो वो बॉल मोशन में रहेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल आखिरकार रुक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? उस बॉल को तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा मूव करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखते हम। हमने जैसे ही बॉल को थ्रो किया ज़मीन की सरफेस पे तो हमने देखा कुछ देर तो वो मोशन में रहा, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आखिरकार वो रुक जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ज़मीन की सरफेस और बॉल के बिटवीन वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। यानी कि बॉल की मोशन के अगेंस्ट ज़मीन की सरफेस उस बॉल पे एक फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से वो बॉल आखिरकार रुक जाता है। तो वो कौन सी फोर्स है बेटे? बॉल और ज़मीन की सरफेस के बिटवीन फ्रिक्शन की फोर्स है, जिसकी वजह से वो बॉल हमेशा मूव नहीं करता, बल्कि आखिरकार वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। तो इसी चीज़ का जिक्र आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में किया जा रहा है। यहाँ पे देखें बुक क्या कह रही है। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय द बैट। आप देखते हैं ना कि जब प्लेयर बॉल को हिट करता है, बॉल चौके पे जाता है, तो आप देखते हैं ज़मीन की सरफेस पे वो बॉल तेज़ी, कांस्टेंट वेलोसिटी कह लें या स्पीड से वो मूव कर रहा होता है। लेकिन वो क्या हमेशा मोशन में रहता है? नहीं, आखिरकार वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। It moves on the ground with a reasonably large velocity according to Newton first law of motion। कह रहे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उस बॉल को कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा मूव करते रहना चाहिए। बट लेकिन हमें ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती, बल्कि हम तो देखते हैं कि वो बॉल थोड़ी देर मूव करने के बाद एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। कहता है प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व दैट इट एवेंचुअली स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। प्रैक्टिकली हमें ये ऑब्जर्व करते हैं या हम ये देखते हैं कि भाई वो बॉल आखिरकार कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है। अब वो आपसे सवाल कर रहा है कि भी अगर वो रुक जाता है बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो फिर इस बात का मतलब क्या है? अब वो सवाल कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप्स द बॉल। इस बात का वो कहता है फिर क्या मतलब है कि वहां पे एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से बॉल जो है वो रुक जाता है। हम कहेंगे जी बिल्कुल, उस मोशन के अपोजिट एक फोर्स ही एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाता है। तो फिर इसका आंसर यस में ही होगा। तो ये देखें यहाँ तक ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद बेटे ये उसका आंसर दिया गया। ये आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर यहाँ से यहाँ तक इसका ये वाला आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या कह रहा है। यस, जी बिल्कुल, वहां पे फोर्स एक्ट कर रही है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वहां पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ग्राउंड और बॉल के बिटवीन वहां पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल। मतलब बॉल की मोशन के अगेंस्ट अपोजिट ग्राउंड की सरफेस एक बॉल पे फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स बेटे? फ्रिक्शन की फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉल आखिरकार रुक जाता है। तो ये उस सवाल का जवाब है। ठीक है, तो यहां से आप सिंपल डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं फ्रिक्शन की। इन अल्फाज से आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन मिल गई है। क्या कह सकते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि भाई सिंपल फ्रिक्शन है क्या, सिंपल डेफिनेशन बताएं, तो आप कहेंगे फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन बेसिकली एक फोर्स है ना, ये देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच वर्क्स अगेंस्ट द मोशन। कहानी खत्म। देखिए ना, यहीं से आप डेफिनेशन खुद बना रहे ना बेटे, वर्डिंग अपनी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स, लिखें फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच वर्क्स अगेंस्ट द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर आप डेफिनेशन अच्छी करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स रिलेटिव टू ईच अदर। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन की डेफिनेशन करेंगे। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं, रगड़ को। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी और ये क्वेश्चन जिसका आंसर भी आपको बता दिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप ये वाली एग्जाम्पल मेंशन कर दें, या फिर जो मैंने आपको दी है कि आप एक फुटबॉल को जब ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो फुटबॉल कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आखिरकार रुक जाता है। क्यों रुकता है उसकी रीज़न भी बता दी है।
तो इस तरह बेटे ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब है जी डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से भी शॉर्ट पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन का डिसिपेटिव इफेक्ट क्या है। तो कहाँ से कहाँ तक आप लिखेंगे पहले ज़रा समझ लें फिर बताता हूँ। डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन जो है ये ज़ाया करने वाली फोर्स है। ठीक है, रगड़ एक मुंतशिर कुव्वत है, तो फ्रिक्शन एक ज़ाया करने वाली फोर्स है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से द एनर्जी इज वेस्टेड, एनर्जी ज़ाया होती है, इन डूइंग वर्क काम करने में, टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी कि रगड़ को कम करने के लिए काम करने में एनर्जी ज़ाया होती है। अब ज़ाया होने का मतलब यह है कि वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वो बात आगे लिख रहा है, द लॉस्ट एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। सही है, तो अगर डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आ जाए तो बेटे फिर आप यहां से यहां तक या उसका इफेक्ट लिखेंगे, मेंशन करेंगे। फिर अगर वो कहे कि एग्जांपल दें तो फिर आपको यहाँ पे बुक 2 एग्जांपल्स मेंशन कर रही है, आप इसमें से जो आपको आसान लगे वो एग्जांपल भी लिख दीजिएगा, लेकिन सिर्फ इफेक्ट आप यही बताएंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब पहले एग्जाम्पल देखते हैं, इस बात का मतलब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज अ रबिंग ऑफ हैंड्स, फिगर 3.21। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इस फिगर में कि दो हाथ को आपस में आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। सर्दियों में हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, तो साइकिल बाइक चला के फिर उसके बाद हम फ़ौरन से अपने हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। तो जैसे ही हमने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा, थोड़ी देर के बाद हमारे ठंडे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो वो यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना चाह रहा है। When we rub our hands, जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, हीट इज प्रोड्यूस, तो वहां पे हीट पैदा हो जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से बेटे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, एंड आवर हैंड्स बिकम वार्म, तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, आखिरकार गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह द टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स दैट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। कहते हैं इसी तरह मशीन के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो भी तो आपस में टकरा रहे होते हैं ना, या किसी चीज़ के अराउंड वो टकराते हुए मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे भी वो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है कि मशीन ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है। आगे कहता है द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आल्सो वियर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। इसी तरह वो कहता है गर्मियों में अक्सर आप देखते हैं कि गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोड और टायर्स के बिटवीन क्या है बेटे, फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये कह लें, जिसकी वजह से वो टायर्स फट जाते हैं। सही है जी, तो इनमें से आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपकी बुक एक और एग्जांपल मेंशन कर रही है जिसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, आपके लिए नई चीज़ होगी, तो वो ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है शूटिंग ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। कहता है कि अक्सर रात के टाइम हम आसमान पर देखते हैं सितारों को चमकता हुआ, देखते हैं कि नहीं, और वो किस वजह से चमक रहे होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, यानी कि वो जब सितारे हवा से आके टकराते हैं तो वहां पे रगड़ की वजह से वो चमकते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, या कह लें कि उस रगड़ की वजह से वो चमकते हैं। ठीक है, दीज आर एक्चुअली, असल में ये क्या है, ये है एस्टेरॉइड्स दैट एंटर द अर्थ एटमोसफेयर। जब ये एस्टेरॉइड्स जो हैं ये अर्थ की फिजा में दाखिल होते हैं तो हवा से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, टकराएंगे, रगड़ आई तो उस रगड़ की वजह से फिर ये चमकते हैं। ठीक है, एज दे आर मूविंग, जब ये उस हवा की फिजा में मूव करते हैं, एयर रेजिस्टेंस कॉजेज जनरेशन ऑफ हीट, तो जाहिर सी बात है कि ये हवा से टकराएंगे, टकराने की वजह से वहां पे हीट जनरेट होगी। सही है, देयर टेम्परेचर बिकम्स सो हाई, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट दे स्टार्ट बर्निंग, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, हाई होने की वजह से ये जलना शुरू कर देते हैं। देखें ना, स्टार्ट बर्निंग, ये फिर जलना शुरू कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेटेड, और फिर आखिरकार ये टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप ये वाली एग्जांपल भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। ठीक, पहले वाली जो एग्जांपल है ना अपने हाथों वाली, ये बहुत ही आसान है, यही हम असल में सर्दियों में करते भी हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म। तो फिर आप ये एग्जांपल मेंशन करेंगे, और साथ में बेटे ये आपने दो पहली लाइनें याद रख लेनी है। अगर आपसे फ्रिक्शन का डिसिपेटिव इफेक्ट पूछ लिया जाए तो आप ये लिख देंगे दो लाइनें। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ऑन अ वेट रोड, जब रोड गीले होते हैं, बारिश हो रही होती है या बहुत ज़्यादा पानी रोड पे है,
The water does not form wet layer between the tire surface and the road surface due to the spaces in the tread pattern on the tire. This reduces the chances of skidding of vehicles on wet roads. एक तरह से आपसे सवाल भी किया जा सकता है कि भाई ये जो आप टायर देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन है, ट्रेड पैटर्न है, ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्यों किए जाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है, ये ना हो तो फिर क्या नुकसान हो जाएगा, उसी के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा है कि देखें जब रोड गीले होते हैं, रोड पे पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी के टायर्स भी गीले हो जाते हैं। तो वो कहते हैं तब होता ये है कि अगर ये ना हो ना, ये जो ट्रेड पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये हम ना बनाए, बिल्कुल ऐसे स्मूथ इसका सरफेस बना दें, तो फिर जब रोड गीले होंगे ना, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे या ना भी करें, तो कभी कभार ये होगा कि जो पानी की सतह है वो इस टायर की सरफेस के साथ तह बना लेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि हम ट्रेड पैटर्न रखते हैं ताकि जो रोड के ऊपर पानी है वो इसके अंदर चला जाए, इसके अंदर चला जाए, क्योंकि वो इसी सतह के ही तो अलोंग है। तो जब ये उसके ऊपर मूव करेगा, उस रोड के ऊपर जो पानी गिरा हुआ है उसके ऊपर अगर ये सतह जब मूव करेगी टायर की, तो फिर वो तह बना लेगी। हम चाहते हैं कि वो इसके अंदर चला जाए, जब अंदर चला जाएगा तो इस तरह से वो तह नहीं बना सकेगा, तो फिर वहाँ पे स्किडिंग के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमने थोड़ी सी यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा करनी होती है, कम नहीं करनी, ज़्यादा करनी होती है। ज़्यादा होगी तो आप बारिशों के मौसम पे जो आपके गाड़ी के टायर्स होंगे वो फिसलेंगे नहीं, ठीक है, तो आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस टायर के अबाउट। अब देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड्स सरफेसेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, पहले बेटे इसको तैयार करेंगे, ये इंफॉर्मेशन भी लाजमी जहन में रखिएगा। और यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है वो है फ्रिक्शन बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस, ठीक है, दो सॉलिड सरफेसेस के बिटवीन जो फ्रिक्शन होती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फ्रिक्शन को तो पता चल गया ना, तो अब आपके पास आ गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन और नंबर 2 बेटे काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अगर बेटे शॉर्ट में आ जाए तब भी आपको ये डायग्राम बनानी होगी, क्योंकि डायग्राम से ही बुक ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको बुक फॉलो करनी है। Let us consider the motion of a block on a horizontal surface. The arrangement is shown in figure. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल की horizontal surface पे एक ब्लॉक को पुट किया हुआ है। इस ब्लॉक का वेट क्या है W, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी डाउनवर्ड, तो W इज इक्वल टू mg। इसके अपोजिट भी एक फोर्स लगेगी और वो कहलाएगी नॉर्मल फोर्स, जो कि इस ब्लॉक के क्या है परपेंडिकुलर। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, कहता है व्हेन अ वेट इज पुट इन द पेन, जब आप वेट इस पेन के अंदर पुट करेंगे तो रस्सी में खिंचाव आएगा, जिसे हम टेंशन कहते हैं। A force F is equal to T, equal to the sum of this weight and weight of the pen acts on the block. सही है, this force tends to pull the block, यानी कि जैसे इसके अंदर आपने वेट को पुट किया, रस्सी में खिंचा हुआ है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगी। अब ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड करना चाहेगा लेकिन करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट भी एक फोर्स लग रही होगी जो चाहेगी कि ये ब्लॉक यहीं पे पड़ा रहे। तो यहाँ पे आप इनर्शिया भी कह सकते हैं, सही है। तो यहाँ इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी और वो ये लग रही है, जिसको हम कहेंगे बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आगे बात करेगा दिस फोर्स, अच्छा यहाँ तक हो गया। एट द सेम टाइम एन अपोजिंग फोर्स अपीयर्स दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव, दिस अपोजिंग फोर्स इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो अपोजिंग फोर्स लग रही है ना, इसी को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब आपने इस पेन के अंदर उतना ही वेट पुट करना है कि ये ब्लॉक मूव ना करे, इस तरफ फोर्स लगे सही, लेकिन उसके अपोजिट जो फोर्स लग रही है ना, वो इसको आगे इस तरफ मूव ना होने दे। बस उतना ही इसके अंदर वेट आपने पुट करना है, या बार बार पुट करके देखेंगे ना। अगर ये आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा वेट आके इसके अंदर रख दें, तो ये तो फ़ौरन फिर इस तरफ मूव कर जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बस उतना वेट पुट कर रहे हैं कि ये इस तरफ मूव करने लगे, करे ना। तो इसका मतलब वो करेगा इसीलिए नहीं क्योंकि उसके अपोजिट भी एक फोर्स लग रही होगी, तो बस इतना ही इसके अंदर वेट पुट करना है, ठीक है ना बेटे। तो इस तरह से आप स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसी के साथ एक साइड इन्फॉर्मेशन में बात की जा रही है स्टैटिक फ्रिक्शन के अबाउट, कि सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग टू अ वर्टिकल सरफेस सच एज दिस लीफ। कहता है कि कुछ मेंढक हम देखते हैं कि इस तरह के पत्ते के साथ चिमट जाती है, जैसे ये चिमटी पड़ी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द सरफेस।
क्योंकि इसके पाँव और इस पत्ते के बिटवीन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये इसके साथ चिमट गई है। क्लियर। उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, देखें यहाँ पे अब आपको और वेट पुट्स करने हैं, यानी कि एक वेट और लें, यहाँ पुट कर दें, स्पैन के अंदर रख दें, फिर एक और वेट लें छोटा सा, वो इसके अंदर पुट कर दें, फिर एक और रख दें। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि यहाँ की जो फोर्स है ना ये बढ़ जाएगी और जो अपोजिट फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये बुलाक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या करने लग जाएगा बेटे, मूव करने लग जाएगा, स्लाइड करने लग जाएगा। लेकिन जब जब ये इस तरह से मूव करता जाएगा ना, तो तब भी फ्रिक्शन खत्म नहीं हुई, यहाँ पे अब भी फ्रिक्शन है, लेकिन वो जो फ्रिक्शन होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यही बात आपकी बुक कर रही है। कहते हैं इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन द पेन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स पे आप एक रखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। A stage will come when the block starts sliding on the horizontal surface. This is the limit of the static friction. जब देखेंगे कि अब ये ब्लॉक इस तरफ मूव करने लग गया, इसका मतलब अब स्टैटिक फ्रिक्शन की तो लिमिट खत्म हो चुकी है, उसके बाद ये इस तरफ मूव करने लग जाएगा। लेकिन अभी भी फ्रिक्शन है इस सरफेस और इस ब्लॉक के बिटवीन, लेकिन उस टाइम जो फ्रिक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, वो देंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो आगे बात करेगा, दैट इज इक्वल टू द टोटल वेट्स इंक्लूडिंग पेन व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग। यहां से बात कर रहा है, यहां से व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी फ्रिक्शन वहां पे एग्जिस्ट करेगी। इट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और उस सब फ्रिक्शन को हम नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का। क्लियर है जी। अब यहां पे एक छोटा सा और बॉक्स है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हेन अ शटल री एंटर्स, वही पीछे वाली बात कर रहा है जो मैंने पीछे एग्जांपल दी थी ना शूटिंग ऑफ स्टार्स की, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। व्हेन अ शटल री एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर raises the surface temperature of the shuttle to over 950 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटे, इसको मार्क कर लीजिए, ये एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा पक्का। ठीक है, क्या बात कर रहा है, कहते हैं जब शटल अर्थ की फिजा में दोबारा दाखिल होती है, द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज द सरफेस टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर बेसिकली बढ़ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है शटल का। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 950 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है भाई उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा हो जाता है, तो आप कहेंगे 950 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। सही है, तो इस तरह से ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। लो जी, टॉपिक खत्म हो चुका है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। अब नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये भी शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ आपने अपने ध्यान में रखना है। पूरे पूरे पैराग्राफ बेटे याद नहीं करने, जिन लाइंस को मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, मार्क करवाता जा रहा हूँ, सिर्फ वही चीजें याद रखते गए, बाकी तो जाहिर सी बात है बताना पड़ता है ना, इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीजें भी बतानी पड़ती है। टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी की पहले तो ये डेफिनेशन देखें कि टर्मिनल वेलोसिटी है क्या। तो अब सिंपल यही बात करें कि द कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी को जब अचीव कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। इस तरह से आप देखते हैं सर्दियों के मौसम में जो धुंध है, फॉग, बाहर देखते हैं फॉग ही फॉग है, लेकिन कुछ देर के बाद, वो 3-4 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद जब बाहर आते हैं तो धूप निकली होती है, तो फिर फॉग किधर की, जो कि ठहरी थी, ठहरी हुई नजर आ रही थी ना आपको, इसका मतलब वो ठहरी नहीं होती, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रही होती है, इसीलिए बाद में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप पैराट्रूपर की एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जो आपके पास पैराट्रूपर है ये भी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे होते हैं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहे होते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब यही है कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दे रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन, मैंने आपको आगे बता देनी है फिर से, लेकिन यहाँ पे देख लें कि बुक क्या कह रही है। बुक कह रही है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है, इट इज एक्सेलरेटेड बाय एन अमाउंट जी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ये देखते हैं तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। एयर रेजिस्टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट फॉल्स। कहता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है ना ये बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है तब जब हम, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट फॉल्स, जब एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो वो कितना तेजी से मूव कर सकता है, ये डिपेंड करता है एयर रेजिस्टेंस पे। तो एयर रेजिस्टेंस जो है इस सूरत में वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसी से रिलेटेड ना वो बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रही है बुक। वो क्या कहती है, कहते हैं इफ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल, आप एक क्रिकेट बॉल लें एंड अ पीस ऑफ स्टाइरोफोम ऑफ द सेम वेट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट,
एक आप क्रिकेट का बॉल लें और दूसरा आपके पास ये जो फॉर्म होता है, हम देखते हैं अक्सर हम पैकिंग का सामान भी लेते हैं या खाने पीने की कोई चीज़ लें, अगर आप फास्ट फूड होटल से लेके आए कुछ मंगवाएं तो वो उस डब्बे के अंदर आपको पैक करके देते हैं, वही आपके पास क्या है बेटे, स्टाइरोफॉर्म है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कोई अगर चीज़ आप बाहर से मंगवाएं तो वो बॉक्स के अंदर साइडों पे स्टाइरोफॉर्म रख के ना उसके अंदर चीज़ को रखते हैं ताकि उसका नुकसान ना हो। ठीक है, कहते हैं अब जितना वेट उस बॉल का है ना उतना ही आप पीस किसका लें बेटे, स्टाइरोफॉर्म का लें। फिर आप क्या करें, इन दोनों को एक सर्टन हाइट से, सेम हाइट से ना नीचे फेंकें। दे विल हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेंगे एट द सेम टाइम में ये ग्राउंड को हिट करेंगे, लेकिन कब, ओनली इफ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस। कहता है एक क्रिकेट का, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं। कहता है अगर एक क्रिकेट का बॉल है और दूसरा उतना ही टुकड़ा आपके पास स्टाइरोफॉर्म का है, तो फिर आप इन दोनों को एक सर्टन हाइट से नीचे फेंकें तो ये ग्राउंड को सेम टाइम में जाके हिट करेंगे, लेकिन कब, जब ओनली इफ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों के रास्ते में हवा ना हो, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, तब ये सेम टाइम पे जाके ग्राउंड को हिट करेंगे। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। कल को आप घर में एक क्रिकेट का बॉल लें और स्टाइरोफोम लें और आप फेंके, आप कहें जी देखें बॉल तो पहले पहुंच गया है, जमीन को उसने हिट किया है। वो इसीलिए क्योंकि आप हवा को तो इग्नोर नहीं कर पा रहे ना, आप एयर रेजिस्टेंस को तो बेटे इग्नोर नहीं कर पा रहे, उसको खत्म नहीं कर पा रहे, इसीलिए बॉल पहले हिट कर रहा है। लेकिन ये बात कर रहा है, कहता है ये दोनों तब जाके ग्राउंड को हिट करेंगे सेम टाइम में जब देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस, वहां कोई हवा नहीं होगी। ठीक है जी, बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सलरेशन जी, सेम एक्सलरेशन के साथ आएंगे अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं, प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप्स फास्टर, हम देखते हैं हवा में बॉल जो है वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा और पहले ग्राउंड को हिट करेगा, और जबकि स्टाइरोफॉर्म हैविंग लार्ज सरफेस वुड फेस ग्रेटर अपोजिंग द फोर्स ऑफ द एयर एंड दस मूव्स स्लोली, और क्योंकि स्टाइरोफॉर्म का जो एरिया है वो ज्यादा है, उसके आगे जो हवा की फोर्स है वो ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से वो लेट जाके ग्राउंड को हिट करेगा। ये कब की बात हो रही है, जब हवा होगी, जब हवा ना हो, आप वैक्यूम की बात करें, तब ये दोनों बराबर जाके ग्राउंड को हिट करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आप लाजमी याद रखिएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी को यहीं से बेटे डिफाइन कर सकते हैं कि द कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। आगे वाली लाइनें कोई खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एग्जांपल इसकी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तो वो आप पैराट्रूपर की एग्जांपल दे सकते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर रहे होते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हुई कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो बॉडी मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, ये आपको बता चुके हैं, जीरो होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, बस यही बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी बेशक आप छोड़ दीजिएगा। अब अगला बॉक्स, उसमें भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट्स। यहाँ पे सवाल भी किया जा सकता है कि जो इंसान का जिस्म है, यहाँ पे देख रहे हैं ना दो जोड़ है, अब यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये हड्डियाँ ब्रेक क्यों नहीं करती, ज़्यादा अरसे तक ये हड्डियाँ इस्तेमाल में रहती हैं, कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा क्यों, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको जवाब दिया जा रहा है। कह रहा है फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट्स इज वेरी लो बिकॉज आवर बॉडीज कंटेन अ नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कॉन्सिक्वेंटली though our bones rub against each other at the points as we move, yet bones do not normally wear out even after many years of use। कहता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे वो बहुत कम है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो हमारा जिस्म है कुदरती तौर पे ये यहाँ पे चिकनाई मुहैया करता है। सही है, अब यहाँ पे चिकनाहट ज़्यादा होगी, वहाँ पे इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो चिकनापन यहाँ पे हमारा जिस्म जो है वो मुहैया कर देता है। अक्सर आप देखते हैं ना कि जब ईद पे बकरा बनाया जाए या छोटी मुर्गी घर में बनते देखें, तो उनके जोड़ों के दरमियान यहाँ पे हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद पानी होता है। ठीक है ना, तो इंसानों के जिस्म में ज़्यादा होता है, तो हमारा जिस्म वो यहाँ पे पैदा करा देता है, मुहैया कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है, और ये जो हमारी हड्डियों के जोड़ हैं या हड्डियाँ, ये बहुत लंबे अरसे तक सही रहती हैं, इस्तेमाल में रहती हैं, कुछ भी नहीं होता। तो वही बात यहाँ पे की जा रही थी। अब है जी रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसमें भी डेफिनेशन और एग्जांपल, इसके साथ साथ एक दो इंपॉर्टेंट MCQs भी होंगे, वो देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। कहते हैं हम इससे पहले ना स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन तो पढ़ के आ रहे हैं, फिर यहाँ से रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताएगा कि देयर इज एन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एक और टाइप भी हमारे पास है फ्रिक्शन की, जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बारे में अब वही डिफाइन करेगा, तो इसी से आगे यहाँ से बेटे निशानी लगा लेंगे, ये भाई रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स, यहाँ से व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है, जैसे ये गाड़ी का टायर रोल करता है ना, इस तरह से, तो कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ तक बेटे ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये आइडिया कहाँ से आया कि भी इसको रोलिंग फ्रिक्शन का नाम दे,
तो आगे कहता है द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील। व्हील के कॉन्सेप्ट से ये आइडिया जो है वो जोड़ा जा रहा है। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, वी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं, अ बॉडी विद व्हील्स फेसेस लेस फ्रिक्शन एज कंपेयर टू अ बॉडी ऑफ द सेम साइज विदाउट व्हील्स। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ से आपने याद कुछ नहीं करना, बल्कि एंड पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड वो आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, और वो ये है कि भाई द रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ से ये एमसीक्यू पक्का आएगा, द रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पीछे स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है या स्लाइडिंग, तो आप कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। भी कितने टाइम्स, तो वो कह रहा है 100 टाइम्स जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन लेस है, स्मॉलर है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर बेटे? तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। अब सवाल अगर आ जाए ये वाला कि भी रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस क्यों है, तो उसका क्या जवाब लिखेंगे, तो फिर ये वाला आंसर है बेटे, ये वाला आप जवाब लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये आपके पास आंसर है, द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स। क्या आप देखें ना, ये जरा डायग्राम में देखें कि ये जो टायर की सरफेस है वो किसी और सरफेस के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो अगर वो उसके कनेक्शन में रहते हुए रोल करे तब तो इसका मतलब है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये जो टायर की सरफेस है वो किसी और सरफेस के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो अलग है। और फिर इसी तरह देखिए इसका इंटरनल जो पार्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सही है ना। और फिर जो टायर रोड पे जब मूव करेगा तो रोड के ऊपर ये वाली जो सरफेस है उसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग सिर्फ यही वाली मूव करेगी, नीचे वाला रोड तो मूव नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग है, लेकिन बेटा वो तो अलग है ना, वो इसी के साथ साथ इसके साथ जुड़ते हुए मूव तो नहीं करेगा, तो इसीलिए यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो यही रीजन उसने लिखी है यहां पे। देखिए फिर से पढ़ देता हूं, कहता है देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है ना, बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स, ठीक है, जिसके अबाउट वो व्हील रोल करे उस सरफेस के साथ वो कनेक्शन में नहीं है, ये भी कह सकते हैं, ठीक। द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, व्हील जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इट डज नॉट स्लाइड, ये स्लाइड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का यही आप आंसर दे देंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस क्यों होती है, क्या वजह है, तो आप यही रीजन बेटे लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन लास्ट। अब हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड पढ़ने हैं, बस आखिरी बात है कि फ्रिक्शन को कम किस तरह से किया जा सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी बुक में 4 मेथड बताए गए हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। इसमें से 2 आपने लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से कम 2 मेथड आपको आने चाहिए। नंबर 1, द पार्ट्स विच स्लाइड। अच्छा, इसमें ना एक और भी जिक्र किया गया है, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया, बस जो बातें बताई हैं वो आपने याद रख लेनी है। द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड, कहता है वो पार्ट्स, सही है, जो बेटे क्या करे, आपस में टकरा रहे हो, तो उनको अगर आप अच्छी तरीके से पॉलिश कर दें तो वहां पे फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जैसे बहुत सारी हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जिनके अंदर हमारे जो पार्ट्स होते हैं मशीन के वो आपस में टकरा रहे होते हैं, वो स्लाइड भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं, हर कैटेगरी में अलग अलग हमें देखने को मिलता है ना। लेकिन अगर आप वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, वो कहता है उसको अच्छे तरीके से पॉलिश कर दें। इसी तरह से आगे ना आपके पास बॉल बैरिंग्स की भी एग्जाम्पल आएगी, जहाँ पे देखें ना साइड में ये आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, अच्छे तरीके से इनको पॉलिश भी किया गया है। और एक और तरीका भी आगे बताएगा, सिंस, जिस बात का जिक्र किया गया उसके आगे फिर सिंस लगाते हैं। इसका मतलब सिंस यहाँ पे कह रहे हैं ना, तो पीछे कहीं हम पढ़ के आ रहे हैं कि भाई किस तरह से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, वो आपको बताया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात करेगा, द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड सरफेस, कहते हैं सॉलिड सरफेस के कंपैरेटिवली लिक्विड सरफेस में फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। देयरफॉर, इसीलिए ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, मशीनरी के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान हम क्या करते हैं, कोई तेल वगैरह या कोई ग्रीस वगैरह लगा देते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो सके और फिर वो पार्ट्स आसानी से मूव कर सके। जिस तरह से यहाँ पे देखें ना, बॉल बैरिंग्स की एग्जांपल्स है, इनके अंदर हम ग्रीस लगा देते हैं ताकि जब इस किसी पार्ट के अंदर इसको फिट करें तो ये आसानी से वहाँ पे घूम सके ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो वही बात कर रहा था। तो ये उसका दूसरा मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, ये पहला मेथड था। अब तीसरा मेथड बता रहा है, एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसा कि वो कहता है रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये लेस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड, तो इसी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में देखें ना, रोलिंग फ्रिक्शन कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में बाय द यूज ऑफ बॉल बैरिंग्स।
ये जो बॉल बेरिंग्स है इनको इस्तेमाल करके आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी इन द मशीन्स एंड व्हील्स अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो उसके बाद है ये आपके पास है चौथा मेथड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। जैसे यहाँ पे एक कार की एग्जांपल दी जा रही है कि अगर ट्रक देखें जिसकी बिल्कुल आगे फ्लैट सरफेस होती है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा हवा आके टकराती है, तो इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा है, हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। तो हमें अपनी कार की, ट्रक की, बसेस की शेप ऐसी बनानी है कि जब हवा उससे आके टकराए तो वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो। अब देखें ना, ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, हवा की लेयर्स हैं, ये देख रहे हैं, ये एक स्ट्रीम लाइन में जा रही है, आपस में टकरा भी नहीं रहा है, आपस में टकरा भी नहीं रही। तो इस तरह से ये इस गाड़ी के साथ ऊपर से ऐसे लेयर्स स्ट्रीम लाइन फ्लो की सूरत में आगे निकल जाएगी। बाद में बेशक पीछे जाके टकरा भी जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमने गाड़ी की शेप ऐसी रखी है कि यहाँ से ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है इन एयर के पार्टिकल्स का। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गई है। इसी बात का यहाँ पे जिक्र करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स, हाई स्पीड व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड ships also affect friction while moving through air or water if the front of the vehicle is flat। अगर आपके पास कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसकी फ्रंट जो है वो फ्लैट है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल ये ऐसे फ्लैट है, तो फिर हवा आके टकराएगी तो इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, गाड़ी तेजी से मूव ही नहीं कर सकेगी। इट फेसिस मोर रेजिस्टेंस बाई एयर और वाटर। पानी है या हवा है, उसकी वजह से वो ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करेगी आपकी कार या ट्रक या बस। Therefore इसीलिए द बॉडीज मूविंग थ्रू द एयर और वाटर आर स्ट्रीमलाइन टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लैंटिंग सरफेस, तिरछी सरफेस। ठीक है ना, स्लैंटिंग सरफेस का मतलब होता है तिरछी सरफेस ऑफ द व्हीकल। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो बेटे ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। देख रहे हैं, वाटर भी हो चाहे एयर के पार्टिकल्स हो, तो इस तरह के फ्लो को आप स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं कि ये जो वाटर की लेयर्स हैं या एयर की लेयर्स हैं ये आपस में टकराए ना। ठीक है, ये इस तरह से, अगर इस तरह से कोई वाटर की लेयर्स मूव कर रही हैं या हवा के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इस तरह से आपस में टकरा नहीं रहे, तो इस फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, अगर ये लेयर्स टकरा जाएंगी तो फिर उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर द कार इज शोन फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो है। द व्हीकल्स डिजाइन पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट आर सेट टू बी स्ट्रीम लाइन। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी गाड़ियों की शेप इस तरह से बनाएं कि वहाँ पे जो हवा के पार्टिकल्स आके टकराएं तो वो एक स्ट्रीम लाइन पैटर्न में हो या उसको फॉलो करें, तो जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम होगी और हमारी कार या गाड़ियाँ जो है वो स्पीडली से आगे मूव कर सकेगी। तो ये वजह होती है। तो इस तरह से भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लो जी, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो डिटेल में आपको एक एक चीज़ बता दी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समझा दी हैं, बस आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।